नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित ऐतिहासिक पंडल मैदान में अपना संबोधन मंडियाली भाषा में शुरू किया। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की दोबारा वापसी होगी। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों की माने तो नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल में वापस वतन लौटेंगे। ग्वालियर में ही दो तस्वीरें बहुत चर्चा में हैं। पहली, केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहली बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ना और शीश झुकाना। दूसरी, एक कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का सिंधिया के पैर छूना। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित ऐतिहासिक पंडल मैदान में अपना संबोधन मंडियाली भाषा में शुरू किया। उन्होंने मंडियाली में कहा कि देवभूमि चा आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया, देवभूमि दे सारे देवरिया जो मेरा नमन। मंडी आते ही उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया और सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में फार्मा क्षेत्र में हिमाचल ने अपनी अलग पहचान बनाई है। देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और इसके पीछे हिमाचल एक बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना काल के दौरान हिमाचल ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। आयुष इंडस्ट्री को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका हिमाचल से गूढ़ प्रेम रहा है और वह काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद छोटी काशी आए। यहाँ बाबा भूतनाथ, पंचवक्त्र और महादेव मंदिर के दर्शन करने का मौका भी मिला। उनके जीवन को दिशा देने में हिमाचल ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के 4 साल पूरे होने पर हिमाचल के लोग बधाई के पात्र हैं। इतनी ठंड में यहाँ इतने लोगों का आना इस बात का जो संकेत है कि हिमाचल में 4 साल में विकास को गति मिली है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की दोबारा सरकार बनने पर एआईएमआईएम के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। चौधरी ने शामली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। चौधरी ने इस बयान के बारे में भी पीटीआई में जो एक इंटरव्यू दिया था, इसका जिक्र किया था उन्होंने। मैंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि अगर आप प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाते हैं तो फिर से ओवैसी जनेऊ धारण करते हुए नजर आएंगे और राम नाम का जाप भी करेंगे। इस सवाल पर कि उन्हें आखिर क्यों लगता है कि ओवैसी ऐसा ही करेंगे, तो चौधरी ने कहा कि हम अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे एजेंडे के मुताबिक अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनेऊ धारण करके हर किसी को अपना गोत्र बता रहे हैं। यह हमारी विचारधारा का ही प्रभाव है जिसकी वजह से लोगों ने अपना एजेंडा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, अब वही लोग जनेऊ धारण कर रहे हैं और एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूम रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि आखिर लोगों को हो क्या गया है। अगर कोई शख्स फिजूल का बयान देता है तो आप उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्यों चाहते हैं? मैं ऐसे पागलपन भरे बयानों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों की माने तो नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक नए साल के महीने पर वापस वतन लौट सकते हैं। पाकिस्तान में फौज के समर्थन के बिना किसी सरकार का सत्ता में रहना नामुमकिन है। फौज ही तब्दीली के नाम पर इमरान को सत्ता में लाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। मुल्क में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। इमरान की कारगुजारियों की वजह से ही फौज की भी फजीहत हो रही है, लिहाजा बीच का रास्ता खोजा गया है। 3 साल से चुप पाकिस्तान का मेन मीडिया भी अब खुलकर नवाज की वापसी और इमरान के दिल और जो है वो लड़ने की खबरों को लगातार चला रहा है।
सबसे पहले जो है उन्होंने जो नवाज शरीफ है उनका जिक्र किया और कहा वहां की मीडिया ने कि वो जल्द ही वतन वापस लौटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े और गंभीर पत्रकार सलीम साफी ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि नवाज जनवरी 2022 में पाकिस्तान लौट रहे हैं, मुल्क की सियासत में बदलाव का वक्त है। इस ट्वीट को हर किसी ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ग्वालियर में दो तस्वीरें बहुत चर्चा में हैं। पहली, केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहली बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ना और शीश झुकाना। दूसरी, एक कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का सिंधिया के पैर छूना। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार का इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वो कर दिया है जो अब तक सिंधिया घराने के किसी महाराजा ने नहीं किया। ज्योतिरादित्य रविवार को भीड़ से अलग होकर अपने समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ अचानक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंच गए। समाधि के सामने हाथ जोड़े और शीश झुकाकर लक्ष्मीबाई को नमन किया। इतना ही नहीं, वहां 2 मिनट रुककर प्रार्थना की और पुष्पांजलि भी दी। कुछ देर वहां ठहरने के बाद वे निकल गए। यह किसी से छिपा नहीं है कि जब भी सन 1857 की क्रांति और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात होती है तो सिंधिया परिवार की भूमिका उनके विरोधियों के रूप में जो है वो याद की जाती है। हिंदूवादी संगठन चुनाव में भी इसका जिक्र करते रहे हैं। वे इसे लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया परिवार की गद्दारी कहकर मुद्दे को हवा देते रहे। हालांकि ज्योतिरादित्य जब से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तब से ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि क्या वे लक्ष्मीबाई की समाधि पर आएंगे। इस दिन एक और मामला भी सामने आया है। भाजपा के पूर्व नेता और वर्तमान में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस विधायक उनकी मंच से तारीफ कर चुके हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर है। सोमवार को एक बार फिर उन्होंने ट्वीट करके सीएम योगी के प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले पर निशाना साधा। वरुण ने कहा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है, चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है। कुछ दिन पहले वरुण ने सीएम योगी को संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर घेरा था। उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखकर कहा था कि आपने संविदा कर्मियों को उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था। इसके 2.5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरुण 19 दिसंबर को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उनके बीच बैठकर समस्याएं सुनी थी और यूपी टेट पेपर लीक मामले में वरुण ने सरकार से पूछा था कि आखिर रसूखदारों पर एक्शन कब होगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित ऐतिहासिक पंडल मैदान में अपना संबोधन मंडियाली भाषा में शुरू किया। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की दोबारा वापसी होगी। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों की माने तो नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल में वापस वतन लौटेंगे। ग्वालियर में ही दो तस्वीरें बहुत चर्चा में हैं। पहली, केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहली बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ना और शीश झुकाना। दूसरी, एक कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का सिंधिया के पैर छूना। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के नगर निगम की सत्ता से भाजपा बाहर हो गई है। भाजपा को सिर्फ 12 सीटें मिली। इसके उलट आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में धमाकेदार एंट्री की है। आपने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 14 सीटें जीत ली। कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी है। 35 वार्ड वाले नगर निगम में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यहां बहुमत के लिए 19 सीटों की जरूरत थी। शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 1 सीट मिली है। इस चुनाव में आज आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। भाजपा को सबसे बड़ा झटका यह भी लगा है कि वार्ड 17 से उसके मेयर रहे रविकांत शर्मा आम आदमी पार्टी के हाथों चुनाव हार गए। बीजेपी के सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंदर सिद्धू जीत तो गए, मगर जीत का अंतर सिर्फ 11 वोट का रहा। मतगणना केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात रही और केवल उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और चंडीगढ़ पुलिस को तैनात किया गया था। नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव में अब की बार 60.45% वोट पोल हुए हैं और यह अब तक के नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। अब की बार सबसे ज्यादा पोलिंग 72.81% वार्ड नंबर 16 में हुई है। इसमें सेक्टर 25 का एरिया आता है, जबकि सबसे कम वार्ड 23 में जो वोटिंग दर्ज की गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है और इनके बीच सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जा रही है। इससे पहले कैप्टन और ढींडसा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो चुकी है। अगले साल जनवरी महीने में पंजाब चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अब संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा कैप्टन और ढींडसा तेजी से सीट शेयरिंग फाइल करने में जुटे हैं। कैप्टन भाजपा और सियाद इस बार पारंपरिक गठबंधन नहीं बल्कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से चुनाव लड़ रही है। इसमें हर सीट पर देखा जाएगा कि किसका उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में उसे ही वहां से टिकट दी जाएगी, जिसका दूसरी पार्टियों में पूरा समर्थन करेंगी। इसमें सीटों के नंबर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को तरजीह दी जाएगी। सूत्रों की माने तो पंजाब में बीजेपी शहरों में किस्मत आजमाएगी। पंजाब की कुल 117 सीटों में 40 शहरी सीटें हैं जिनमें भाजपा अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इसके अलावा 51 सेमी अर्बन सीटों में भी जहां शहरी वोट ज्यादा है वहां भाजपा का कैंडिडेट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींडसा की सियत के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसकी बड़ी वजह ग्रामीण वोट बैंक में इन दोनों नेताओं की पैठ और किसान आंदोलन की वजह से भाजपा के विरोध से बचना होगा। नेताओं पर बेबाक तंज कसने के लिए मशहूर पंचीय कवि कुमार विश्वास की नागपुर के खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान की गई टिप्पणियों की गूंज राजस्थान के सियासी हलकों तक पहुंच गई है। नागपुर में कविता पाठ करते हुए कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भला आदमी बताते हुए सियासी संकट के वक्त विधायकों की बाड़ेबंदी पर इशारों में कटाक्ष किया। कुमार विश्वास की पत्नी को गहलोत राज में ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर भी बनाया गया है। कुमार विश्वास ने कहा कि बेचारे कांग्रेसियों की 3 सरकारें आई थी, एक छत्तीसगढ़ में, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में, वह भी इन भाजपाइयों से सहन नहीं हुई। ऐसा जीना नरक कर दिया उनका। और वो बेचारे अशोक गहलोत इतने भले आदमी हैं कि उनकी यह हालत कर रखी है कि भाजपाइयों ने कि अगर 5 एमएलए एक साथ बाथरूम चले जाएं तो गहलोत साहब जो है बाथरूम के बाहर कुर्सी लगा देते। इस आशंका में कि कहीं पीछे की खिड़की से अमित भाई निकाल कर तो नहीं ले गए। भाई यह कोई तरीका नहीं है, उन बेचारों को भी अवसर दीजिए। लोकतंत्र में मैं राजनीतिक वंचितों के साथ हूँ। कुमार विश्वास ने 3 दिन पहले नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में कविता पाठ करते हुए ये सियासी टिप्पणी की थी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 51 फीट लंबा साफा करीब 1.5 मिनट में बांध सभी को हैरत में डाल दिया। इसका वीडियो उनके समर्थक लगातार शेयर कर रहे हैं। टेरिटोरियल आर्मी यूनिफॉर्म की वर्दी के बाद 1.5 मिनट में साफा बांधने से पायलट फिर चर्चा में है। जानकारी के अनुसार पायलट रविवार को टोंक के धास गांव में दौरे पर गए थे। यहां गांव में विकास के काम मंजूर होने पर गांव के लोगों ने 51 फीट लंबा साफा बांधकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पायलट ने रिकॉर्ड 1 मिनट 46 सेकंड में 51 फीट लंबा साफा खुद बांधकर ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया।
बाद में साफा पास ही खड़े बुजुर्ग ग्रामीण समर्थक के सिर पर बांध दिया। पायलट ने ग्रामीणों के सामने 51 फीट लंबा साफा दक्षता से बांधकर ग्रामीणों के बीच उनके जैसा होने का एहसास करवाया। फील्ड के दौरों से सभी नेता साफे बंधवाते हैं, लेकिन इतना लंबा साफा कम ही पहनाया जाता है। पायलट ने 2 दिन पहले ही टेरिटोरियल आर्मी में कैंट पद पर प्रमोशन होने के बाद दिल्ली में सिख रेजिमेंट की यूनिट में ड्रिल और जनरल मीटिंग में हिस्सा लिया था। पायलट पहली बार टेरिटोरियल आर्मी की युद्ध और फील्ड ऑपरेशन में पहने जाने वाली यूनिफॉर्म में भी नजर आए थे। पायलट ने खुद इनके फोटो ट्वीट किए थे। अब 51 फीट का साफा बांधकर पायलट चर्चा में है। प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद कांग्रेस महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा कई जिलों में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए मैराथन का भी आयोजन किया गया है। अब 27 दिसंबर को आगरा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी, कांग्रेस नेता अलका लांबा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा मौजूद रहेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी क्रम में सोमवार को आगरा के सूरतदन और प्रेक्षागृह में लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अलका लांबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता व टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी व महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगी। इसके अलावा कांग्रेसी की नीतियों के बारे में भी बताया जाएगा। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाने के लिए कांग्रेस नेता जुट गए हैं। सुबह से कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह भी पूरी तरीके से तैयारियां करने में जुट गए हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं छोटी सी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित ऐतिहासिक पंडल मैदान में अपना संबोधन मंडियाली भाषा में शुरू किया। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की दोबारा वापसी होगी। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों की माने तो नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल में वापस वतन लौटेंगे। ग्वालियर में ही 2 तस्वीरें बहुत चर्चा में हैं। पहली, केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहली बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ना और शीश झुकाना। दूसरी, एक कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का सिंधिया के पैर छूना। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महात्मा गांधी को गाली देकर उनके हत्यारों का महिमा मंडन करने वालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़के हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति, प्रेम और भाईचारे की धरती है। हिंसात्मक बातें यहां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी ने भी समाज में जहर घोलने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान उठे मुद्दों और विवाद पर बात की। उन्होंने इसके लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया, भाजपा इस पर मौन क्यों है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह शांति, प्रेम और भाईचारे की धरती है, गुरु घासीदास की धरती है, जहां उत्तेजक बातें, हिंसात्मक बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राष्ट्रपिता के बारे में इस तरह की बातें कहा जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि बोलने वाले की मानसिक स्थिति क्या है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन की ओर से जितने कड़े से कड़े कदम उठाने जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। समाज में जहर खोलने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला पुलिस देख रही है, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की मतगणना सोमवार को संपन्न हुई और वार्ड सीटों पर हुए मतदान में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आपकी इस जीत को अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव परिणामों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 35 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस की इन चुनाव में नुकसान उसको उठाना पड़ा है, उसे सिर्फ 8 ही सीटें मिली है। शिरोमणि अकाली दल को नगर निगम चुनाव में 1 सीट पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उतरी थी। चंडीगढ़ में वार्डों की संख्या 2016 में 26 से बढ़कर अब 35 हो गई है। हालांकि इन चुनाव में किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 18 सीटें चाहिए थी, लेकिन किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। ऐसे में नए मेयर को लेकर पेच फंस सकता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव परिणामों पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 14 सीटें जीतने पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से छोटी और ईमानदार पार्टी के प्रति यह प्रेम, अपने विश्वास जताने के लिए चंडीगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। कानपुर के अरबपति इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का भी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी में है। दरअसल जिस तरह जीएसटी इंटेलिजेंस के द्वारा अहमदाबाद यूनिट द्वारा फर्जी इनवॉइस और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पीयूष जैन की 257 करोड़ की नकदी और करोड़ की ज्वेलरी को भी बरामद किया गया था। उसके बाद इस मामले में इनकम टैक्स की एंट्री हुई है। इनकम टैक्स की टीम भी बेनामी संपत्तियों की तलाश और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की पड़ताल में जुट गई है। ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्रों की माने तो अब इसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस मामले को टेक ओवर करने वाली है। यानी जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा जो मामला दर्ज किया गया है उसी केस के आधार पर आगे ईडी की टीम भी तफ्तीश करेगी। हालांकि इस मामले में ईडी की टीम फिलहाल फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम छापेमारी के बाद तमाम बरामदगी और उससे जुड़े हुए रिपोर्ट को तैयार करेगी, उसके बाद ईडी के साथ जीएसटी के अधिकारी द्वारा उसकी रिपोर्ट को भी साझा किया जाएगा। इनकम टैक्स की टीम कई बेनामी संपत्ति के बारे में आगे जो है वो तहकीकात कर रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज की कॉपी भी बरामद की गई, जिसे अब विभिन्न जांच एजेंसियां अपने तरीके से जो है उसकी तहकीकात करेंगी। उन प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा गया, उन सभी प्रॉपर्टी की अनुमानित बाजार मूल्य क्या है, क्या पीयूष जैन का किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक हस्तियों के साथ विशेष कनेक्शन रहा है, या उसकी राजनीतिक हस्ती के काले धन को पीयूष जैन सफेद करने में जुटा था। इस तरह के कई सवालों का जवाब भी जो ये एजेंसियां हैं वो ढूंढ रही हैं। जाप के खन्ना में आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। वह यहां पर कुछ प्रोजेक्टों के नींव पत्थर रखेंगे और इसके अलावा वह गांव राड़ों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वह दोपहर बाद जो है रैली स्थल पर पहुंचने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। खन्ना विधानसभा क्षेत्र से विधायक गुरकीरत सिंह कोटली हैं जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। रैली में खन्ना से विधायक गुरकीरत
कोटली के भाई और लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पहुंचने की भी उम्मीद है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री लुधियाना ब्लास्ट का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा वह खन्ना विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। यही कारण है कि इस बार रैली में सुरक्षा पहले से भी ज्यादा है। पुलिस की विशेष टीम रविवार को रात मौके पर मौजूद है और वहां पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुन्नन सिंधे को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के खिलाफ 24 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व कमिश्नर 100 करोड़ की वसूली का आरोप भी लगाया गया था। इसी साल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एक एसयूवी कार बरामद हुई थी। पुलिस को एसयूवी में जिलेटिन रॉड और वाहनों की नंबर प्लेट भी मिली थी। ये एसयूवी उस वक्त मनसुख हिरेन की कस्टडी में थी, जिसकी लाश खाड़े के एक नाले में मिली थी। इस मामले की जांच पहले सचिन वजह के जिम्मे थी, लेकिन बाद में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने मार्च में वजह को गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए ने चार्जशीट में सचिन वजह समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया था। वजह पर आरोप था कि उन्होंने खुद को सुपर कॉप साबित करने के लिए विस्फोट भरी एसयूवी अंबानी के घर के पास पार्क की थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें होम गार्ड का डीजी बना दिया था। ट्रांसफर के बाद परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें अवैध वसूली के आरोप भी लगाए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित ऐतिहासिक पंडल मैदान में अपना संबोधन मंडियाली भाषा में शुरू किया। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की दोबारा वापसी होगी। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों की माने तो नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल में वापस वतन लौटेंगे। ग्वालियर में ही 2 तस्वीरें बहुत चर्चा में हैं। पहली, केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहली बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ना और शीश झुकाना। दूसरी, एक कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का सिंधिया के पैर छूना। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं।